गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल जो हमने अभी चैप्टर 4 चल रहा था वो हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक कंप्लीट करा दिया था। अब अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो था वो हमने टोरेक्टोमी और वेस्कोटोमी तक हमारा फिनिश हो चुका था। अब इसके आगे से हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत थोड़ा सा ही रह गया है, जिसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है साइड इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। साइड इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होता है कि जहाँ जहाँ जो जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको हम यहाँ से फिनिश करते हैं। जैसे क्या होता है कि इट इज़ ये वेरी important the selection of contraceptive methods should be taken under the consultance of the doctor। कि जो भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर रहे हैं वो डॉक्टर की कंसल्टेशन से होना चाहिए। मतलब कि उसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं होना चाहिए कि हम जो है बिना डॉक्टर की परमिशन से यूज कर लें, या हमें जो अपने सुविधा अनुसार लगे उसके लिए कोशिश की जाती है कि हर बॉडी की अकॉर्डिंग ही यूज की जाती है। मतलब हर बॉडी डिफरेंस होती है, तो बॉडी टू बॉडी डिफरेंस क्रिएट करती है, इसीलिए वहाँ पर हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो होता है, दे हैव इल इफेक्ट्स लाइक nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding, और even breast cancer। ठीक है, दे हैव इल इफेक्ट। मतलब यहाँ पर जो है क्या होता है कि अगर इसमें मतलब जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे हल्के से मतलब जुकाम खांसी वगैरह, पेट में दर्द हो सकता है। मतलब सॉरी, जो जुकाम खांसी जैसे कहते हैं कि घबराहट होनी या अंदर से चक्कर आना, कमज़ोर, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और इवन ब्रेस्ट कैंसर, ये क्या होते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है ना। साइड इफ़ेक्ट्स में मतलब अगर हम इसको जो मतलब जो IUCD या IUD का यूटिलाइज करने के बाद ये क्या हो सकते हैं कि ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा इसी तरह से कि हमने कहा कि हमेशा जो है कि डॉक्टर की फर्स्ट वाला जो था कि डॉक्टर की परमिशन से ही हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करना चाहिए। और दूसरा जो हमने बताया कि एब्नॉर्मल ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, और घबराहट और चक्कर भी आ सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। तो इस तरह से जो इसके कुछ हैं जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन बाय अवॉइडिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी। देखिए, वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड MTP। मतलब वॉलेंट्री टर्मिनेशन का मतलब हुआ कि जो अभी हमारे मतलब जो ऑटोमेटिकली जो हम सेल्फ करना चाह रहे हैं, मतलब जो वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड MTP। प्रेगनेंसी के पहले की जो स्टेज जो है होती है, इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। मतलब कि उस जो मतलब जो प्रेगनेंसी अभी हुई नहीं है या प्रेगनेंसी होने वाली है, उसको हम क्या कराते हैं, एबॉर्शन का जो टर्म दिया जाता है, एबॉर्शन का कराते हैं। तो उस इंड्यूस्ड एबॉर्शन का मतलब हुआ है कि एबॉर्शन के लिए अप्रोच करना। ठीक है ना। तो उसके लिए हम डिफरेंट, चाहे हम बाहर से मेडिकल ट्रीटमेंट दें या फिर कोई जो पिल्स ले ली हुई हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन बाय अवॉइडिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉर्शन कराना, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। पर ये जो टर्म जो होता है दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब मेडिकल के टर्म में प्रेगनेंसी को रोकना। इन इंडिया MTP इज क्या कहते हैं, लीगल है। मतलब जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, एबॉर्शन कराना,
इंडिया में लीगल है तब से, इन 1971 से, विद सम restriction to prevent its misuse such as in discrimination and illegal female feticide। अगर कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए, जैसे कि अगर बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं कि फीमेल को फीटस में मतलब उनका सेक्स चेक कराने के लिए कि मेल है या फीमेल है पता करने के बाद फीमेल फीटिसाइड करा देते हैं, मतलब कि फ़ीमेल की गर्भ में ही हत्या करा देते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया MTP लीगलाइज्ड इन 1971 with some restriction to prevent its misuse such as indiscriminate and illegal female feticide। नेक्स्ट सेकेंड जो है MTP इज यूज, ठीक है ना। नेक्स्ट MTP मेडिकल डिटर्मिनेशन फॉर प्रेगनेंसी इज यूज। नेक्स्ट गेट राइट्स ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ कोर्स। दूसरा थर्ड जो पॉइंट है कि उसको तब एबॉर्शन करा देने जैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी है, जो हम जो 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 कपल्स हैं जो ये चाह रहे हैं कि हम ये बेबी को नहीं चाहते हैं, तो उनको लिखा है अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करा देना। एंड सेकेंड जो है ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, अगर सेक्स के दौरान उन्होंने कैसा किया हुआ, इंटरकोर्स किया हुआ था, जो इंटरकोर्स सर्विस सेक्स किया हुआ है वो कैसा था, अनप्रोटेक्टेड है, तो उस केस में भी वो उसको क्या क्या कराना चाहते हैं, उसको अवॉइड कराना चाहते हैं, एबॉर्शन कराना चाहते हैं, ठीक है। या फिर जो केस में कभी कभी ऐसा होता है कि जो इस तरह के केस आते हैं जहाँ किसी फीमेल्स का रेप वगैरह हुआ है, तो उस केस में भी क्या होता है कि अगर जो है उस केस में प्रेगनेंसी जो है स्टे कर जाती है, रुक जाती है, तो उस प्रेगनेंसी को भी क्या करते हैं, एबॉर्शन कराते हैं। वैन जब प्रेगनेंसी कंटिन्यूशन कुड बी हार्मफुल और इवन फीटर टू मदर और फीटस। वैन जब जो प्रेगनेंसी है कंटिन्यूशन में रहती है, लगातार रहती है, कुड बी हार्मफुल भी हो सकती है और इवन फीटल टू मदर और फीटस, मतलब कि जो प्रेगनेंसी कंटिन्यूशन में रह सकती है तो वो क्या होती है, ख़तरनाक हो जाती है। इस केस में क्योंकि वो कंटिन्यू प्रेगनेंसी हो, जैसे एक साल के बाद फिर दूसरे साल हो गए, फिर तीसरे साल हो गई, तो इस तरह की जो प्रेगनेंसी होती है उस केस में बड़ा प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम किस तरह से आती है कि जो मदर है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती, मदर ग्रोथ नहीं कर पाती है, तो मदर के अंदर जो ब्लड फॉर्मेशन होता है, जो फूड हो जाता है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण उसकी डेथ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, MTP आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर और अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर MTP इज मोर रिस्क। देखिए MTP जो होता है, जो जहाँ पर एबॉर्शन कराते हैं या जो चीज़ें और भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि MTP फर्स्ट टू 3 मंथ्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। फर्स्ट टाइम 3 महीने के अंदर आप अगर उसको हम जो है अगर प्रेगनेंसी हुई है तो उस प्रेगनेंसी को हम क्या करा सकते हैं कि वहाँ से एबॉर्श करा सकते हैं, एबॉर्शन करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अप टू 12 वीक्स, 12 वीक का मतलब कितना हो गए, अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि 12 वीक्स से ज़्यादा, वही 3 मंथ्स के ऊपर जैसे ही जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इसको बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। 3 महीने के बाद जो चौथा या 5वां महीना आता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, तो वहाँ पर एबॉर्शन कराना बहुत दिक्कत वाले, उसमें माँ और बच्चे दोनों की जान, बच्चे की तो जान जाएगी, जो मदर है उसकी भी जान जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD, ठीक है ना। तो STD जो है तो वहाँ पर क्या होता है कि देखिए डिजीज और इन्फेक्शियस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और वेनरेबल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखिए जो डिजीज सेक्स करने के दौरान होती हैं या सेक्स से संबंधित होती हैं, तो या मतलब सेक्सुअल पार्ट से हो जाती हैं और सेक्सुअल पार्ट में ही होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी डिजीज़ को हम बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़,
ठीक है ना। और ये कब होती है, जो मैंने अभी बताया था, इंटरकोर्स के अंदर सेक्स करने के दौरान, या फिर मतलब कि अगर कोई बीमारी मेल में है या हो सकता है कोई फीमेल में है, तो वो मेल या फीमेल में पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं उनको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और वेनरेबल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, RTI, ठीक है ना। ये इनके इस तरह के नाम है, कई बार पूछा गया हुआ है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर बच्चों नोट कर लेना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट है, सम कॉमन STD आर गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडियसिस, जेनाइटल वर्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस B and A एंड एड्स। ये कुछ डिजीज़ होती हुई हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी आप 3 या 4 डिजीज़ आपसे पूछ जा सकती हैं, तो ये डिजीज़ आप याद कर लीजिएगा। ये उसमें अब ये डिजीज़ जो है वो सारी की सारी STD है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अगर इन डिजीज़ में से किसी एक मेल या फीमेल को ये डिजीज़ हुई, तो दूसरे जो उसका पार्टनर है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको भी ये डिजीज़ होंगी ही होंगी। सेकेंड है हेपेटाइटिस B and HIV, or is also transmitted by sharing of injection needles, surgical instrument with infected person, transfusion blood or infected mother to fetus। देखिए हेपेटाइटिस B जो है वो क्या है, वो तो कहाँ से ट्रांसमिटेड हो रहा है, बाई शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल। मतलब कि अगर जैसे कि किसी को HIV है और किसी को हेपेटाइटिस B है, और वो उन्हीं की यूज की हुई सिरिंज को यूज कर रहा है, या एक पर्सन को या दूसरा पर्सन सिरिंज के रूप में यूज कर रहा है, तो उसको HIV और हेपेटाइटिस B उस होने की पॉसिबिलिटीज़ दोनों ही हैं, ठीक है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, जो बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर किसी को HIV है तो अदर पर्सन को HIV या हेपेटाइटिस B हो जाएगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि ब्लड जो है, अगर क्या मतलब एक जो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी नॉर्मल पर्सन के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता, चढ़ाया जाता है, तो भी HIV और जो हेपेटाइटिस B है की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, दूसरा अगर इन्फेक्टेड मदर है तो उसके फीटस को HIV और दूसरा जो है हेपेटाइटिस B होने की पॉसिबिलिटी 100% बढ़ जाती है। एक्सेप्ट जेनाइटल हर्पिस, HIV एंड हेपेटाइटिस B आर कम्प्लीटली क्योरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्लियर एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। देखिए जेनाइटल हर्पिस और HIV एंड हेपेटाइटिस B, इनका कंप्लीट क्योरेबल है, मतलब कि हम इनको क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, अगर ये हमें पहले से पता चल जाए, ठीक है ना। टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ STD आर वेरी इम्पॉर्टेंट, मतलब अगर हम इनको पहले से पता कर लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, STD आर वेरी इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज इट कुड बी लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर। अदरवाइज कैसे होगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे, which include pelvic inflammatory disease, pelvic inflammatory disease। जो pelvis रीजन होता है, दैट मीन्स वहाँ पर जो डिजीज होता है, उस रीजन में जो डिजीज होते हैं उनको भी बोलते हैं pelvic inflammatory disease, ठीक है। abortions, still birth, ectopic pregnancy, infertility और even cancer of the reproductive tract। तो इस केस में क्या है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाएगी, तो हमें क्या मतलब फीमेल्स को एबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एबॉर्शन करा जाए, स्टिल बर्थ नहीं होंगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव। तो ऐसे में इस वाले केस में इस तरह के जो जब STD हो रही, जब उनका हम पूरा तरह ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, तो क्या होता है वहाँ पर इनफर्टिलिटी भी हो सकती है और इवन कैंसर भी हो सकता है, कहाँ पर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। इन्फेक्शन ऑफ STD कैन बी प्रिवेंटेड बाई, हम जो STD को हम किस तरह से रोक सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर,
तो ये कल्चर जो है खैर इंडिया में अभी नहीं है, लेकिन हाँ अब इंडिया में भी ये बढ़ता जा रहा है। हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड सेक्स करना चाहिए विद अननोन पार्टनर्स, मतलब ऐसे पार्टनर जिसको हम जानते तक नहीं हैं, ठीक है ना, उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहिए। प्लस बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी फीमेल्स या मेल जो होते हैं अपने साथ कई पार्टनर्स होते हैं उनके, पहले आज किसी के साथ सेक्स किया और कल किसी और के साथ सेक्स कर रहे हैं। तो इस तरह के जो होते हैं अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, जिसे हम जानते ही नहीं उसके साथ जो है इंटरकोर्स कर रहे हैं या सेक्स कर रहे हैं। ये ज़्यादातर मतलब फॉरेन कल्चर्स में है। हमारे जो है इंडिया में अभी जो है जो बहुत ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये कल्चर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास आपका जो एक जिसके आपके साथ मैरिज हुई है, जो आपका एक जीवन साथी है, उसी के रूप में जो है उसी के साथ जो है अपने रिलेशन बनाने चाहिए। नेक्स्ट जो है ऑलवेज यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वाइट ईयर्स, हमेशा जो है मतलब इंटरकोर्स करते समय, सेक्स करते समय तो कंडोम्स का यूज करना चाहिए। गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर इन केस ऑफ डाउट फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज। अगर आपको किसी चीज़ का डाउट है, डाउट इन द सेंस कि जैसे आपको लग रहा हेपेटाइटिस हो रहा है, या कोई आपको लग रहा है STD की डिजीज है, या आपको लग रहा है HIV होने की पॉसिबिलिटी बढ़ी, तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर्स के पास जाकर उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट लेके पहले उसका डिटेक्शन कराएं एंड दैट उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट लें, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है इनफर्टिलिटी, द कपल्स विच आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस children in spite of unprotected sexual cohabitations are called infertile. The reason for this could be many physical, congenital disease, drugs, immunological or even psychological. देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इनफर्टिलिटी का मतलब यहाँ पर दिया हुआ द कपल्स विच आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ऐसे कपल्स जो कि बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। द कपल्स विच आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस चिल्ड्रन, ऐसे कपल्स जो क्या कर रहे हैं, विच अनेबल टू रिप्रोड्यूस चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन आर कॉल्ड इनफर्टाइल, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को हमने क्या बोला हुआ, इनफर्टाइल, जो मतलब जो बेबी प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं, तो उनको हमने क्या बोला हुआ, इनफर्टाइल। द रीजन फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, चाहे फिजिकल रीजन भी हो सकता है, कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, बहुत सारी डिजीज़ पहले से ले रखी हो इसलिए हो सकता है, ड्रग्स ले रखते, इम्यूनोलॉजिकल्स और इवन साइकोलॉजिकल्स का जो मतलब प्रेशर हो सकता है, इस वजह से ये इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। इनफर्टाइल कपल्स कैन बी असिस्टेड टू इवन चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स कॉमनली कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी विच इंक्लूड। ऐसे के केस में क्या कहते हैं कि बहुत सारी आजकल जो जो आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी चल रही हैं, उन मेडिकल टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART, ठीक है। अब ART में क्या क्या इंक्लूड है, सबसे पहले जो है IVF, ठीक है ना। IVF क्या होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर which is commonly called the test tube baby program. The ovum from wife donor and sperm from husband donor are collected and induced to fertilize in laboratory conditions. The zygote or early embryo, 8 blastomere, could be transferred into fallopian tube called JIFT, zygote intra-fallopian transfer, and embryo with more than 8 blastomere, IUT, intrauterine transfer into the uterus to complete the further development. ये सबसे ज़्यादा यही इस समय चल रहा IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर इसमें क्या होता है, जो सारा टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, इसमें एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कि
जिसके पास स्पर्म की कमी है तो वो मतलब अपनी वाइफ का ओवा लेके बाहर से स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करता है, या फिर जिसके ओवा फॉर्मेशन नहीं हो रहे तो ओवा बाहर से लेके जो मेल का स्पर्म है उसके साथ फर्टिलाइजेशन कराते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट होने के बाद जब पूरा वो बन जाता है 8 ब्लास्टोमियर्स कंडीशन पे आता है, उससे पहले उसको उस जाइगोट को लैब में ग्रो कराया जाता है कितने 8 सेल्स तक। उसके बाद उसको फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर देते हैं। फैलोपियन ट्यूब से के बाद फिर जो है यूट्रस में कर देते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स में एंट्री कराते तो उसको JIFT, मतलब कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। उसके बाद जो 8 ब्लास्टोमियर्स को हम IUT मतलब यूट्रस में इंसर्ट कराते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, ठीक है ना। तो उसके बाद वहाँ पे जो होता है फीमेल की बॉडी के अंदर ही उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए JIFT जो है दिया अभी, ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स, ठीक है ना। गैमीट्स ऑफ कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ एनोदर फीमेल हु डू नॉट प्रोड्यूस ओवम। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स, जो गैमीट का ट्रांसफ़र है कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर से कलेक्ट किया हमने, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, इनटू फैलोपियन ट्यूब है, और कहाँ ट्रांसफर कर दिया फैलोपियन ट्यूब एनोदर फीमेल हु डू नॉट प्रोड्यूस ओवम, जो कि ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि इसमें जो होता है स्पेशलाइज प्रोड्यूस टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो मतलब मेल जो है मतलब स्पर्म मतलब स्पर्म कम हो रहे हैं, स्पर्म काउंटिंग कम है, तो वहाँ से क्या है उसके स्पर्म लेकर ओवा के ऊपर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो ओवा लिए जाते हैं ओवम, और यहाँ पर जो होते हैं स्पर्म लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं JIFT, आप याद रखिएगा, टर्म काफ़ी बार पूछा गया हुआ है। JIFT और किसके लिए, ओवा के लिए, ठीक है ना। और इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन मतलब कि जहाँ पर स्पर्म लिए जाते हैं ओवा पर इंजेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्या होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहाँ पे क्या कहते हैं इनफर्टिलिटी केसेस इन विच मेल पार्टनर इज अनेबल टू प्रोड्यूस healthy sperm are treated by this technique in which semen collected from donor is artificially introduced into vagina or into uterus, ठीक है। IUT इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल, ठीक है। इनफर्टिलिटी केस इन विच मेल पार्टनर, देखो क्या होता है कि इनफर्टिलिटी की केस जो होते हैं मेल पार्टनर इज अनेबल टू प्रोड्यूस हेल्दी स्पर्म, जब मेल जो है हेल्दी स्पर्म को, या उनके पास स्पर्म की काउंट बहुत कम है, स्पर्म नहीं के बराबर है, तो हम इसको यूज करते हैं, इस टेक्निक को यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बाय दिस टेक्निक इन विच सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम डोनर, तो जिस मतलब हम क्या करते हैं कि किसी दूसरे डोनर के जो अपने जिसने डोनेट किए हुए हैं स्पर्म, वो स्पर्म को हम कलेक्ट करते हैं, इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू वेजाइना। तो वो हम क्या करते हैं उसके बाद जो है मतलब क्या फीमेल के वेजाइना में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, और या फिर डायरेक्टली यूट्रस में हम इंसर्ट करा देते हैं ऑफ द फीमेल के जो यूट्रस में स्पर्म को एंट्री करा देते हैं, या फीमेल के वेजाइना है वहाँ पर हम स्पर्म को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ऑल दीज टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसाइजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। इस टेक्निक्स में क्या करते हैं हम बहुत ज़्यादा हाईली इस तरह की टेक्निक होती है कि इसको बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसी के थ्रू हम कराते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। देयरफॉर देयर बेनिफिट्स आर लिमिटेड टू सर्टेन कंट्रीज एंड पीपल, ये जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड कंट्रीज में ही होता, हर जगह पॉसिबल नहीं है। इमोशनल
religious and social factors also prevent the adoption of these methods. ठीक है, हम हमारे देश में भी इस तरह की चीज़ों को नहीं अपनाया कि हम बाहर से स्पर्म लिया जाए या बाहर से कुछ और लिया जाए। तो इसके लिए क्या होता है, इमोशनल रिलीजियस बहुत सारे इशू आते, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, इसके वजह से ये वाली टेक्निक जो है यूज की जाती है पर कम की जाती है। जो ऊपर वाली टेक्निक ही ज़्यादातर यूज की जाती है, GIFT और जो मतलब सॉरी IVF, GIFT एंड ICSE, SI, इन चीज़ों को ही हम यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वैसे मैं कितना भी कहूँगा लेकिन आप मेरे पास तक ये कोई क्वेश्चंस आप अराइज नहीं करेंगे। तो अगर आप इसमें कोई भी डाउट हो किसी तरह का तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और जहाँ तक है मैंने इसको अच्छी तरह से कोशिश की कि आपको समझा दिया हुआ। अब देखिए, इतना अगर आप NCERT से पढ़ते तो शायद मुझे लगता नहीं कि मैं इतना जल्दी आपको समझ सकता, और वहाँ से भी चीज़ें हम वहाँ की सारी चीज़ें यहीं पर लेके आए हैं। तो आप यहाँ से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, और इन्हीं नोट्स को आप पढ़ते जाइए। मैं आपको फिर से गारंटी दे रहा हूँ 70 में से 65 मार्क्स आपके यहीं से आएंगे। एक जो 5 मार्क्स में प्लस और माइनस करके चल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपके पास क्या हो सकता है कि जो आपके पास 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं कि वो आप बड़ी जल्दी हैंडल नहीं कर पाते, वरना वो भी यहीं से हो जाएंगे। तो 70/70 आपको मार्क्स यहीं से मिल जाएंगे, लेकिन आपको इस तरह के नोट्स और बार बार उसका पढ़ के रिविज़न करना पड़ेगा। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ओके स्टूडेंट्स, और जल्दी ही हम अपने एग्जामिनेशन अभी का कराने वाले हैं, उसके लिए मैं एक अलग से आपके पास वीडियो या फिर ऑडियो भेजूँगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।